हो, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम लोग शुरू करेंगे बीए पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट। और ये है पश्चिमी राजनीतिक विचारक और इसमें एक महत्वपूर्ण विचारक है जिसका नाम है हीगल। और हीगल जो है इसके जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है वो फेमस है। आदर्शवाद के सिद्धांत और राजवैश्यिक जो विचार हैं इसके वो भी फेमस हैं। तो हम इसके करीब 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले में तो हम इसकी जीवन परिचय और रचनाएं और आदर्शवाद के सिद्धांत पढ़ेंगे। सेकंड जो होगा उसमें हीगल की द्वंद्ववाद की पद्धति होगी और थर्ड पोर्शन जो होगा वो राजवैश्यिक विचार होंगे और चौथे में होगा दर्शन की आलोचना और उसका देन और महत्व। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। हीगल का बारे में प्रोफेसर आशीर्वादम कहते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी रहा हो, आदर्शवादी परंपरा का इतिहास कहीं कहीं खंडित होते हुए भी बहुत लंबा है। यद्यपि आधुनिक युग में हीगल के अतिरिक्त थॉमस हिल, ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके भी हैं जिन्होंने आदर्शवादी चिंतन का प्रतिपादन किया है, लेकिन आदर्शवादी चिंतन का चरम और संपूर्ण रूप हीगल की विचारधारा में ही मिलता है। हीगल आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। वह राज्य की उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखता है, राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। उसी ने सर्वप्रथम इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध संभव नहीं है और मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है। हीगल का जन्म जर्मनी के नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ। वह उच्च राज्य कर्मचारी का पुत्र होने के कारण उसकी एजुकेशन अच्छी हुई। अपने अध्ययन काल में उस पर यूनान के दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। 1793 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वह विभिन्न शैक्षणिक पदों पर उसने कार्य किया और फिर उसने नीडनबर्ग के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करते हुए अपना ग्रंथ साइंस ऑफ लॉजिक पूर्ण किया, जिससे उसकी प्रसिद्धि फेमस हुई। फिर 1816 में हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बना। 1818 में उसने प्रसिद्ध विशाल ग्रंथ लिखा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस। विश्व प्रसिद्ध बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनाया गया और बाद में उस विश्वविद्यालय का प्रधान बना। उसने अपने ग्रंथों फिलॉसफी ऑफ राइट एंड फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के आधार पर एशिया के निरंकुश राजतंत्र का दार्शनिक आधार पर उग्र समर्थन किया। निरंकुश राजतंत्र के इस गुणगान के फलस्वरूप वह सरकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाने लगा। 61 वर्ष की आयु में उसका देहावसान हो गया। तो उसकी रचनाएं जो हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है। अब हीगल के हम राजनीतिक विचारों को पढ़ते हैं तो आदर्शवाद पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। राज्य के संबंध में अपने दृष्टिकोण के आधार पर आदर्शवाद के उग्रवादी आदर्शवाद और उदारवादी आदर्शवाद इस प्रकार के 2 पक्ष रहे हैं। आदर्शवाद के इन 2 पक्षों के विचारों में कुछ भेद होते हुए भी उनकी मूल विचारधारा एक है और आदर्शवाद विचारधारा के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख अग्रलिखित रूप में है। नंबर 1, राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी राज्य को प्रकृतिवादी तथा बुद्धिवादी विचारकों की तरह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसका अस्तित्व एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती हैं, उसी प्रकार राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यापार में उपयुक्त स्थान प्रदान करे और उसे इस योग्य बनाए कि वे अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। आदर्शवादियों का विचार है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है और राज्य की सदस्यता अनैतिक एवं मूर्ख मानव को नैतिक, योग्य एवं विवेकशील बनाती है। दूसरा है राज्य साध्य है, साधन नहीं। व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी अन्य विचारधाराएं राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन मात्र मानती हैं, परंतु आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। उनके अनुसार राज्य एक ऐसा साधन है जिसका विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करके ही भी
प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय के साधन मात्र हैं, इसलिए उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक अस्तित्व तथा इच्छा होती है। राज्य की यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत व सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, वरन उसकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न तथा उच्चतर होती है जिससे वह बनता है। फिक्टे लिखते हैं, जिस प्रकार एक तेल चित्र तेल कणों का केवल समूह ही नहीं वरन उससे अधिक है, जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति संगमरमर के कणों का समूह मात्र नहीं है, जिस प्रकार एक मनुष्य घटकों तथा रक्त धमनियों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है। नेक्स्ट, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा, जो सदैव निस्वार्थ, स्वास्थायी तथा लोकोपरक होती है, राज्य के रूप में साकार अथवा मूर्त रूप धारण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती हैं। राज्य का कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विपरीत नहीं होता, क्योंकि राज्य उस सामान्य इच्छा के अनुकूल कार्य करता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी सम्मिलित होती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण तथा नैतिकतापूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। राज्य सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। राजसत्ता किसके हाथ में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग चाहे कोई भी निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी, व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह राजज्ञा का पूर्णतः पालन करे। नेक्स्ट है, राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार शक्ति या बल नहीं वरन इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता या मनवा सकता है, वरन इसलिए करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून व उसके आदेश उस समान इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राज्य के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी ही सदिच्छा का पालन कर रहे होते हैं। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न करके अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवादी राजकीय बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते और इस संबंध में उनका विचार है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं। उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। बंधनों के अभाव में तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेषाधिकार मात्र बनकर रह जाती है। प्रोफेसर बार्कर कहते हैं, मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों या अनुबंधवादियों की तरह राज्य में पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वे अधिकारों को मानव जीवन की एक ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है। आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक मानते हैं तथा इनका विश्वास राज्य के द्वारा ही उनके अधिकारों के संरक्षण में है। नेक्स्ट है, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय पर सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में भी विरोध संभव नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही हैं जिन्हें राज्य द्वारा उनका हित समझा जाए।
व्यक्ति व राज्य के हितों में विरोध केवल भ्रमवशी हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जब कभी भी व्यक्ति और राज्य के हित परस्पर विरोधी रूप में उपस्थित हों तो राज्य के हितों को उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण समझते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। कांट के अनुसार कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। इसलिए राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सत्य नहीं हो सकती। तो ये विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल को, जो आदर्शवाद की बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं और आदर्शवादी चिंतन का चरम रूप जो है उन्हें माना जाता है। और हीगल की ये प्रसिद्ध जो रचे विचार है आदर्शवाद के जो है उसमें ये प्रमुख सिद्धांत आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और परीक्षा के लिए आप इसको तैयारी के रूप में लेंगे और आगे भी जब आप अपना कैरियर बनाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से पीजी करेंगे, तो आदर्शवाद के सिद्धांत में ये हीगल की बहुत बड़ी आपको परीक्षा में भी ये काम आएगी। अगले चैप्टर जो है वो है हीगल का द्वंद्ववाद।